अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट पावर एंड एनर्जी। आज के लेक्चर में हम पावर के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। एनर्जी में हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और फिर ये डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के जो डिफरेंट रिलेशंस हैं और पोटेंशियल एनर्जी के जो डिफरेंट रिलेशंस हैं वहां से हमें किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और उनके बारे में डिफरेंट शॉर्टकट्स क्या हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है स्टार्ट में पावर। तो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि पावर को ऐसे डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से कोई भी जो मास की बॉडी है वो कितना वर्क परफॉर्म कर रही है। ठीक है जी। अगर कोई एक मशीन, कोई एक डिवाइस ऐसी है जो थोड़े से टाइम में आपको ज्यादा वर्क करके देती है तो यूजुअली आप कहते हैं कि उसकी पावर ज्यादा है, और एक ऐसी मशीन जिसका अगर पहले वाली से कंपैरिजन किया जाए वो थोड़ा सा वर्क करे लेकिन टाइम ज्यादा लग जाए तो आप कहेंगे उसकी पावर कम है। तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स जब हम डिफाइन करते हैं पावर का तो हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो अगर इसके हम रिलेशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो इसका रिलेशन ये है, हम लिखते हैं जी एवरेज पावर इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसे जरा याद रखिएगा, ये एवरेज पावर है। टोटल चेंज इन वर्क या इसे आप टोटल चेंज इन एनर्जी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। अब यहीं से जरा अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, एनर्जी या वर्क के यूनिट्स हैं जाउल, जाउल पर सेकंड, ये पावर के यूनिट्स बन गए, और ये किसके इक्वल हैं डियर स्टूडेंट्स, ये वॉट के इक्वल हैं। यानी कि अब हम जरा अगर ओवरऑल लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो 1 वॉट है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। और डियर स्टूडेंट्स अगर इसके बेस यूनिट्स की बात करें तो आप इसके बेस यूनिट्स को जानते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। और डियर स्टूडेंट्स यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आप बेस यूनिट्स देख रहे हैं ना पावर के, ये पास पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है जी। ये मैं तब की बात कर रहा हूं कि जब पीएमसी नहीं था और हम यूएचएस की बात करते थे, तो पास्ट पेपर में ये जो पावर के बेस यूनिट्स हैं ये भी पूछे जा चुके हैं, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पावर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिफरेंट रिलेशंस का आपको पता होना चाहिए। अभी तक मैंने कौन सा रिलेशन डिस्कस किया, मैंने एवरेज पावर को यहां पे डिस्क्राइब किया। अब देखिए स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में, वो है जी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इनका रिजल्ट हमेशा स्केलर होगा, तो पावर आपके पास स्केलर है। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं एफ वी कॉस थीटा। अब यहां पे एक बात समझाने वाली है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो थीटा एंगल है ये फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान है। और देखें यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर की। इसी वजह से ये जो आपको वेलोसिटी नजर आ रही है ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। जब आप डेरिवेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो इस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करता है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इस वजह से ये पावर भी क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है। यानी इस फॉर्मूला की लिमिटेशन ये है कि अगर आपको कभी इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए आप तब ये अप्लाई कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक और छोटी सी बात बतानी है मैंने, वो ये है, लेट्स से मैं कहता हूं जी आपके पास से कोई कार है, लेट्स से सपोज कर लें कि ये कोई कार है और इस कार का इंजन इस तरह से फोर्स लगा रहा है कि वो इस कार को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो इंजन जो फोर्स लगा रहा है उसकी मैंने आपको डायरेक्शन बता दी, और अगर इंजन की फोर्स की वजह से, इंजन की इस फोर्स की वजह से ये कार भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, तो अब देखें फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब बताएं इन दोनों में जो एंगल थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हमें पता चलता है कि पावर का जो हम यूजुअली ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ वी कॉज, अब देखें एंगल कितना है, वैसे तो थीटा लिखना चाहिए, थीटा 0 डिग्री है, मैं लिखूंगा पावर इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, तो एक रिलेशन आ जाएगा
P इज इक्वल टू एफ वी। तो अब आपको इसकी एप्लीकेशन समझ में आ गई कि P इज इक्वल टू एफ वी कहां कहां अप्लाई हो सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट्स पार के वॉट हैं जिसको हमने डिस्कस कर लिया, जूल पर सेकंड बेस यूनिट्स आपके सामने हैं। इसके अलावा कभी कभार हम एचपी की बात करते हैं, एचपी हॉर्स पावर। तो आइए जरा देखते हैं उसे क्या कहते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस इंफॉर्मेशन को आपने याद रखना है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको डिफरेंट एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.746 किलोवाट। ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप एक और बात याद रखिएगा कि देखें अभी जो मैंने पार डिस्क्राइब किया ना, ये जस्ट बेसिक फॉर्म से मैंने पार डिस्क्राइब किया। अभी तक मैंने आपको बताया एवरेज पार, अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया इंस्टेंटेनियस पार और यूनिट्स को डिस्कस किया है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपने नोट किया कि मैंने एक चीज मेंशन की है, चेंज इन एनर्जी। एनर्जी अगर टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है तो उसकी मेजरमेंट को पार कहते हैं। तो अब जरा और डिफरेंट रिलेशंस जो हैं जो बन सकते हैं पार के टॉपिक से, जरा वो देखिए, फिर लास्ट में इसके एमसीक्यूज देखेंगे। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, सिंपली आप ऐसे लिख दें पार इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। अब एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी तो हो सकती है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² डिवाइडेड बाय टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है कि ये जो 2 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो रिलेशन बन जाएगा mv² डिवाइडेड बाय 2t। तो ये एक रिलेशन बन गया है पार का। ठीक है, आइए जरा एक और रिलेशन डिस्कस करते हैं। अगेन मैं लिखूंगा पार इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। डियर स्टूडेंट्स, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी तो हो सकती है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम लिख दें। अब पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखा, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो P इज इक्वल टू mgh ओवर टी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपने रिलेशंस देखे हैं, ये वाला रिलेशन, ठीक है जी, mv² ओवर टी, जो कि किसके बराबर है? पार के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ये जो भी आपने रिलेशन देखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो आइए जरा एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं कि हमें पार के रिलेटेड से टॉपिक किस तरीके से मतलब एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। लेट्स से मैं इस तरीके से बात करता हूं कि वी हैव एन इंजन, एक इंजन है हमारे पास। लेट्स से ये देखें, दिस इज इंजन। इस इंजन ने क्या करना है, यहां पे मौजूद वाटर, वैसे तो आपको ये स्टेटमेंट में आएगा लेकिन जस्ट मैंने एक सिनेरियो बना दिया। 20 kg वाटर को इस इंजन ने पंप करना है और ये वाटर कहां जाएगा? अप टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है जी, ये इंजन है, इसने क्या करना है, इसने ये इंजन किसी डिवाइस में लगा हुआ है। ठीक है जी, इस इंजन ने 20 किलोग्राम वाटर को पंप करना है और कितनी हाइट पे लेके जाना है डियर स्टूडेंट्स? 10 मीटर की हाइट पे लेके जाना है। ठीक है, अगर इस इंजन की पावर 100 वॉट हो तो जल्दी से बताइए कि 20 kg वाटर को यहां से यहां तक पंप करने में टोटल कितना टाइम लगेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं। अब मुझे बताइए, अल्टीमेटली जब इंजन पावर डिलीवर कर रहा है तो ये वाटर हाइट पे जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है। ये मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट से, सिनेरियो से बात समझ में आई है कि मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन ये होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो इतने ज्यादा आपने रिलेशंस लिखे हैं इनमें से कौन सा वैलिड है या हमने कौन सा रन टाइम के ऊपर अप्लाई करना है। तो देखें, क्वेश्चन हमें बताएगा। तो स्टूडेंट्स, अब जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा, पावर इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय टी। मुझे यहां से टाइम चाहिए, तो टाइम को पार की जगह और पार को टाइम की जगह mgh डिवाइडेड बाय पार पी आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखें, फर्दर मैं यहां से लिखूंगा T इज इक्वल टू जी, मैस कितना है वाटर का? 20 kg पंप करना है। जी की वैल्यू बजाय आप 9.8 के 10 अज्यूम कीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो यहां पे आ जाएगा 10, और हाइट भी कितनी है डियर स्टूडेंट्स? ये आपके पास है 10 मीटर,
और स्टूडेंट्स जो पार है ये है 100। तो ये देखें जरा, 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स? टाइम हमारे पास आ जाएगा 20 सेकेंड्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा एमसीक्यू है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। लेट्स से एमसीक्यू की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि लेट्स से वी हैव ए कार, ठीक है, और इस कार का जो इंजन है वो इंजन एक सर्टन पार डिलीवर कर रहा है इस कार को, ठीक है जी। इस कार का इंजन जो पार डिलीवर कर रहा है वो है जी 24 किलोवाट, ठीक है जी। इस कार के इंजन ने इतनी पार डिलीवर किया इस कार को ताकि ये कार क्या कर सके, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर सके स्ट्रेट लाइन में। तो अब आपको स्टेटमेंट कुछ क्लियर हुई होगी कि इस कार को यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करवाने के लिए इस कार का जो इंजन है वो 24 किलोवाट पार डिलीवर कर रहा है। अगर ड्राइविंग फोर्स 600 न्यूटन हो डियर स्टूडेंट्स, तो बताइए व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार। और डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करवाना है तो इंजन को कंटिन्यूअसली ये पार प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे कर सकते हैं, P इज इक्वल टू FV, क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर कार जा रही है और इसी डायरेक्शन के अंदर ही इसकी वेलोसिटी या स्पीड होगी। फिर यहां पे एक बात बता दूं कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन फिक्स्ड हो जाती है। तो आप स्केलर को वेक्टर या वेक्टर को स्केलर के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए स्टूडेंट्स अब मैंने लिखा P इज इक्वल टू FV। फर्दर अगर मैं यहां से इसका सोल्यूशन करूं डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखें, मैं यहां से अगर स्पीड निकालना चाहूं तो स्पीड किसके इक्वल आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स? स्पीड विल बी इक्वल टू पार डिवाइडेड बाय फोर्स। अब पार कितनी है डियर स्टूडेंट्स? आपके सामने गिवन है 24 किलो का मतलब 10⁻³ जिसे मैंने 1000 लिख दिया। फोर्स कितनी है? इट इज 600 न्यूटन्स। तो ये देखें, ये 2 जीरोस को आप 2 जीरोस के साथ कैंसिल कर दें डियर स्टूडेंट्स, और उसके अलावा 6 1 द 1 6 4 द 24। तो आप 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको पता चला डियर स्टूडेंट्स कि एमसीक्यूज की नेचर क्या है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अब डियर स्टूडेंट्स एक और जरा एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, और वो एमसीक्यू कुछ इस तरीके का है। लेट्स से एक क्रेन है, उस क्रेन के साथ एक मोटर अटैच है, ठीक है। वो मोटर क्या कर रही है? एक सर्टन मास को अपलिफ्ट कर रही है। तो आइए जरा देखते हैं कि क्वेश्चन का सिनेरियो क्या है। डियर स्टूडेंट्स लेट्स सपोज कि यहां पे एक मोटर है, ठीक है, और इस मोटर के थ्रू एक क्रेन है, उस क्रेन में ये मोटर लगी हुई है। लेट्स से इस तरह बात कर लेते हैं, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ठीक है जी। तो मैं कहता हूं ये मोटर M है और यहां पे जो क्रेन है ये एक मैस को अपलिफ्ट कर रही है। और ये जो मैस है डियर स्टूडेंट्स, अब जरा लेबलिंग देखिएगा। ये जो मैस M की बॉडी है इसका मैस है जी 1400 kg। तो जब ये मोटर चल रही है डियर स्टूडेंट्स, तो ये मोटर इस मैस को कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ लेके जा रही है? वो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। और सपोज कर लें डियर स्टूडेंट्स कि ग्राउंड लेवल से आपका जो मैस है ये 2 मीटर की हाइट तक जा चुका है, ठीक है, 2 मीटर की हाइट तक आपका मैस जा चुका है। इफ द मोटर इज 20% एफिशिएंट, ये बात बड़ी जबरदस्त है, ठीक है जी, मोटर इज 20% एफिशिएंट। तो डियर स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए कि व्हाट विल बी द इनपुट पार, ठीक है। इनपुट पार क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ये आपने बताना है। और इस क्वेश्चन के मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस दूंगा। लेट्स से अल्फा में है 70 किलोवाट, बीटा में है डियर स्टूडेंट्स 45 किलोवाट, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स चार्ली में है 90 किलोवाट,
और डियर स्टूडेंट्स जो डेल्टा है इसमें है जी 20 किलोवाट। इनपुट पावर आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। द मोटर इज 20% एफिशिएंट, ये एक कंडीशन लग गई है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसे कैसे कर सकते हैं? यहां पे ना एक रिलेशन था, जानबूझ के मैंने उस रिलेशन की एक और फॉर्म नहीं बताई। ये देखें, पावर इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय टी। मैं क्यों इस फॉर्मूला की तरफ आया? क्योंकि देखें ये मास एम की बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब कहने को तो ये क्वेश्चन देखें पावर का है, लेकिन इसमें टाइम इंटरवल तो गिवन ही नहीं है। तो ये देखें h/t, h डिस्टेंस है, t टाइम है, तो फर्दर डियर स्टूडेंट्स h/t की जगह यानी डिस्टेंस ओवर टाइम की जगह आप स्पीड लिख लें तो एक और रिलेशन बन गया पावर का, यानी पावर इज इक्वल टू mgv। तो मैं इसे थोड़ा सा जरा आप लोगों के लिए आसान कर देता हूं, यहां पे मेंशन कर देता हूं स्टूडेंट्स। ये देखें आप फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू mgv। याद रहे ये आउटपुट पावर है। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। कई लोग इसे एफिशिएंसी के फॉर्मूला से करते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, तो पहले यहां से वो पावर आउटपुट निकालेंगे, ठीक है जी, फिर उसे एफिशिएंसी के फॉर्मूला में पुट करेंगे, एफिशिएंसी को 20% पुट करेंगे, वहां से फिर इनपुट पावर निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इतना लेंथी प्रोसीजर करने की क्या जरूरत है? आइए काम करते हैं। जब वो कह रहा है कि आउटपुट पे आपको जो पावर मिल रही है वो इनपुट का सिर्फ 20% मिल रही है, तो इसी बात को यहां पे पुट कर देते हैं। तो आउटपुट पावर इज 20% ऑफ इनपुट पावर, और डियर स्टूडेंट्स बाकी mgv एज इट इज आ जाएगा। अब 20% का क्या मतलब होता है? 20 डिवाइडेड बाय 100, 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिख सकता हूं 0.2 पावर इनपुट और बाकी वैल्यूज एज इट इज mgv। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से आप इसे खुद सॉल्व करेंगे, बहुत इजी हो गया। इनपुट पावर आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। 0.2 का फैक्टर यहां पे मौजूद है, मास कितना है 1400, g कितना है 10 यूज कर लें, v कितना है दैट इज 1। तो आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास 70,000 वॉट आंसर आएगा, यानी गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज अल्फा 70 किलोवाट। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स अब हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे, और एनर्जी को हम बड़े बेसिक लेवल पे इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। ठीक है जी, कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने सिंपली एनर्जी को डिफाइन कर लिया कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। अगर किसी बॉडी की कैपेसिटी ज्यादा है वर्क करने की तो हम कहेंगे भाई उसके पास एनर्जी ज्यादा है, और अगर किसी बॉडी की कैपेसिटी कम है वर्क करने की तो हम कहेंगे एनर्जी कम है। अब डियर स्टूडेंट्स वैसे तो एनर्जी की बहुत ज्यादा फॉर्म्स हैं, लेकिन हम अपने एंटी टेस्ट के सिलेबस में मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स, m.e लिख रहा हूं, m.e का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी। तो आइए जरा देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को किन दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी, जिसे k.e से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए जरा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स किसी भी मूविंग बॉडी में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर फोर्स फील्ड में, ये बात याद रखनी है, अगर फोर्स फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने से अगर उसमें वर्क करने की एबिलिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां पे पोजीशन चेंज इन पोजीशन की बात की जाती है, या सिंपली मैं लिख देता हूं कि पोजीशन चेंज। ठीक है जी, पोजीशन को क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो अगर किसी
फोर्स फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने से उसमें वर्क करने की एबिलिटी आ जाए तो हम कहते हैं कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जरा आप एक एग्जांपल देखिएगा, ये देखें मेरे हाथ के ऊपर डिफरेंट मार्कर्स मौजूद हैं। तो इस वक्त ये मार्कर फोर्स फील्ड के अंदर मौजूद है। कौन सी फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड में है। ये देखें मार्कर की इनिशियल पोजीशन है। अगर मैं इसे यहां से पिक करके ऐसे ले जाता हूं तो मैंने क्या किया है, मैंने फोर्स फील्ड के अंदर इस मार्कर की मतलब पोजीशन चेंज कर दी है। तो अगर पोजीशन को चेंज करने से किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करने की एबिलिटी आ जाए तो इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इस मार्कर में हाइट पे ले जाने से जो पोटेंशियल एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी एक फोर्स फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल की पोजीशन चेंज करने से उसमें वर्क करने की एबिलिटी आ जाए तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, एंड सो ऑन। तो ये मैंने इन जनरल आपको बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी के जो बेसिक फॉर्म्स हैं, आइए जरा उसे देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को यूं लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। एक बात का ख्याल रखना है, ये v वेलोसिटी नहीं है, ये v स्पीड है। इस फॉर्मूला में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसे कहते हैं सर दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी। नो डियर स्टूडेंट्स, यू आर रॉन्ग हियर, ये स्पीड है। ठीक है। अब एक और काम करते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं जी 1/2 और इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। जब इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा v डॉट v। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि ये जो स्पीड हमारे पास मौजूद है ये वेलोसिटी का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है। तो आपने एक फॉर्म सीखी 1/2 mv², उसमें मैंने बताया v स्पीड है, और अगर वेलोसिटी का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेने से हमारे पास क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स, स्पीड आ जाएगी। अब ये पहली फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स। आइए जरा एक और फॉर्म को डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को देखें, ऐसे भी लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m एज इट इज। एक v, इसके साथ एक v मैंने बाद में लिखा। अब मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम। तो ये बन जाएगा 1/2 pv। तो ये एक ऐसा रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का जिसमें मोमेंटम है। आप डिफरेंट फॉर्म्स को समझते जाइए, फिर मैं फॉर्म्स को समझाने के बाद इसके डिफरेंट एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। अब स्टूडेंट्स एक और चीज ये देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है जी 1/2 mv²। स्टूडेंट्स एक काम करें, इसी फॉर्मूला में मैस m से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। जब हम मैस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बन जाएगा m² v² डिवाइडेड बाय 2m। तो m और v का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम, तो स्क्वायर है, तो डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा p² डिवाइडेड बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, वो ये वाला है जो नंबर 3 पे आपने देखा। तो इस तरह बात कर लें, ये फर्स्ट रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, और ये थर्ड रिलेशन है। अच्छा, एक रिलेशन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है, जिसमें मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। एक काम करें, 2m यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर काइनेटिक एनर्जी के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि अब आप एक और रिलेशन लिख सकते हैं, मोमेंटम का स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोमेंटम का स्क्वायर है, स्क्वायर अभी मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें या स्क्वायर रूट ले लें। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो एक ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। इस रिलेशन को भी आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहां से भी हम डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात की काइनेटिक एनर्जी की और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स की। आइए जरा पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। उसका फॉर्मूला है mgh, और याद रहे ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जहां पे g कांस्टेंट रहता है, इस बात का ख्याल रखना है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एक हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैं जस्ट ऐसे लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट, ठीक है जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
तो स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है, -G(m)(m)/r। जस्ट आपने इसे याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो जस्ट फॉर्मूला याद रखना है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक और फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं, और ये फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, Q डेल्टा V के बराबर होगी। तो इस तरह से इसकी डिफरेंट फॉर्म्स डियर स्टूडेंट्स आप याद रखें। क्योंकि हम चैप्टर नंबर 4 आपके टेक्स्ट बुक से डिस्कस कर रहे हैं जो कि वर्क और एनर्जी का है, तो उसमें ज्यादातर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, mgh। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमने बात कर ली काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की। आइए जरा ये जो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक रिलेशन है P²/2m, इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स है डियर स्टूडेंट्स ये किस तरीके से डिस्कस होती हैं, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम स्टार्ट एक एमसीक्यू से लेंगे। तो आइए जरा जल्दी से देखिए कि एमसीक्यू क्या है। डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू की स्टेटमेंट में ये मेंशन है कि हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में बताया गया है, इफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। कितने पार्टिकल्स हैं आपके पास? 4 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इफ दीज 4 पार्टिकल्स हैव सेम मोमेंटम, ठीक है जी, अगर इनका मोमेंटम क्या हो, अच्छा ये कंडीशन लग गई है कि इनका मोमेंटम सेम है, तो डियर स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कि इनमें से यानी विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस के अंदर 4 पार्टिकल्स के नाम होंगे, तो जल्दी से आप बताइए कि आप इसे कैसे डिस्कस करेंगे। लेट्स से अल्फा ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन है, बीटा में प्रोटॉन है, चार्ली में न्यूट्रॉन है और डेल्टा में अल्फा पार्टिकल है, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे? अब डियर स्टूडेंट्स ये कंडीशन लग गई है, मोमेंटम सेम है, ठीक है। अगर मोमेंटम सेम है तो स्टूडेंट्स किसकी बात की जा रही है? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। आइए जरा, तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जी, मेरे माइंड ने ये वाला फॉर्मूला अपने मतलब देखा, सामने रखा, तो मुझे नहीं बात समझ आई। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि देखें भाई मोमेंटम का एक रिलेशन तो ये भी है कि 1/2 PV इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे सेम मोमेंटम है। आइए जरा जल्दी से कंपेयर करके देखते हैं। लेकिन पता ये चला डियर स्टूडेंट्स मोमेंटम तो सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर काइनेटिक एनर्जी को स्पीड के साथ डिटरमिन किया जाएगा। स्पीड तो गिवन ही नहीं है इनकी, तो इसी वजह से मैं ये सेकंड रिलेशन भी अप्लाई नहीं कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट्स मुझे अप्लाई क्या करना पड़ेगा? यहां पे मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P² डिवाइडेड बाय 2m। अब मुझे बताइए जल्दी से क्या कांस्टेंट है? मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, सेम है, इसे बाहर निकालें तो ये इक्वेशन आपको एक प्रोपोर्शनैलिटी दे देगी जो कि ये है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर चारों पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है तो फिर काइनेटिक एनर्जी को मास से डिटरमिन करेंगे। मोर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स जिसका मास, जिस पार्टिकल का मास सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अब इन 4 पार्टिकल्स में से वो कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसका मास सबसे कम है? तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स पता क्या चला, ये जो आपके सामने रिलेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जरा अब इस रिलेशन से हम डिफरेंट टर्म्स को और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जरा इलेबोरेट करते हैं। तो ये देखें, काइनेटिक एनर्जी ये किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स? ये है P²/2m। तो यहां से हम जो डिफरेंट रिलेशंस बनाते हैं उन रिलेशंस को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, उन्होंने कैसे अप्लाई होना होता है, तो देखिए जी स्टूडेंट्स, नंबर 1 ये रिलेशन आपके सामने है। अब मैं कंडीशन लगाने लगा हूं, 1 बाय 1 में 3 कंडीशंस को यहां पे डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो, जो कि मैंने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हो कि मोमेंटम कांस्टेंट है, तो फिर याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी का
ठीक है, और मास का क्या रिलेशन होगा डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स रिलेशन होगा। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर रेशो को डिस्कस किया जा रहा है तो फिर रेशो क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2। दो डिफरेंट बॉडीज का मोमेंटम सेम कर दिया आपने, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशो इनवर्स रेशो ऑफ मास की इक्वल होगी, यानी m2 ओवर m1। तो डी स्टूडेंट्स इस रिलेशन को आपने याद रखना है। रेशो का मतलब है कि कंपैरिजन, हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें अंदाजा हो जाएगा कि कंपैरिजन की बात कर रहा है या नहीं। इसी तरह से डी स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक और रिलेशन है, ठीक है, यही, लेकिन इसमें कंडीशन चेंज करेंगे। पहले हमने मोमेंटम को कांस्टेंट किया, आइए जरा एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को ही कांस्टेंट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो फिर मुझे बताइए क्या होगा, फिर पी स्क्वायर, मोमेंटम के स्क्वायर और मास का क्या रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, यानी पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब यहां से स्टूडेंट्स अगर हमने रेशो बतानी है तो जरा इधर देखें, रेशो ऐसे बनेगी P1 स्क्वायर, इसे प्रेशर नहीं समझ लेना, ये स्मॉल p है, ठीक है जी, ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। P1 स्क्वायर ओवर P2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 ओवर m2। एक तो ये रिलेशन डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। देखें मास की रेशो भी पूछी जा सकती है, मोमेंटा की रेशो भी पूछी जा सकती है, तो इससे फर्दर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये देखें ये ऐसे बन जाएगा P1 ओवर P2 इज इक्वल टू अंडर रूट m1 डिवाइडेड बाय m2। तो डियर स्टूडेंट्स इस रिलेशन को भी आपने याद रखना है। अभी मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। अब जरा बात करते हैं स्टूडेंट्स के फर्दर वो कौन सा एक ऐसा रिलेशन है जो और बन सकता है। देखिए पहले मैंने मोमेंटम को कांस्टेंट किया, फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट किया। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मास क्या है, मास कांस्टेंट है, यानी एक ही बॉडी की बात कर रहे हैं हम, तो स्टूडेंट्स अगर मास कांस्टेंट है तो फिर काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं कि फर्दर अगर मैं इसे रेशो में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 स्क्वायर। एक तो ये रेशो बन गई स्टूडेंट्स जहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है। लेट्स से अगर उसने मोमेंटा की रेशो पूछी है और आपको काइनेटिक एनर्जी की रेशो गिवन है तो फिर आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ये बनेगा P1 ओवर P2 इज इक्वल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स ये वो रिलेशन है जहां से हमें डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो आइए जरा, आई होप सो कि ये आपको टर्म्स और कंडीशन समझ में आ गई होंगी। मतलब ये है कि जब कभी वो काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन को डिस्कस करेगा, आप स्टेटमेंट के अंदर से कंडीशन को सर्च करने की कोशिश करें कि क्या वो कहता है मोमेंटम कांस्टेंट है, तो ये चीज अप्लाई करें, क्या काइनेटिक एनर्जी सेम है या मास सेम है। तो आइए एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली बात किस तरीके से की जा सकती है। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास m। पहली बॉडी का मास है 4 kg, ठीक है, और जो दूसरी बॉडी है डियर स्टूडेंट्स इसका मास है 16 kg। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप रेशो बताइए, ठीक है, किसकी, पहले जरा कंडीशन सुन लें। दो बॉडीज हैं, एक का मास है जी 4 kg, दूसरी का मास है 16 kg। इफ दीज टू बॉडीज हैव सेम मोमेंटम, ठीक है, फिर आप जल्दी से रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बता दें, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने जल्दी से बताना है। वैसे तो आपको एक पूरी स्टेटमेंट गिवन होगी, लेकिन मैंने जस्ट शॉर्ट वे में आपको एमसीक्यू समझा दिया कि वी हैव टू बॉडीज, पहली बॉडी का मास 4 kg, दूसरी बॉडी का 16 kg। आप सॉल्व करें तब तक, दूसरी बॉडी का 16 kg, मोमेंटम दोनों का सेम है तो काइनेटिक एनर्जी की रेशो बता दें, तो फटाफट से यहां पे आ जाएं। मुझे बताएं कहां पे मोमेंटम कांस्टेंट है, ये देखें मोमेंटम सेम। अगर मोमेंटम सेम है डियर स्टूडेंट्स तो काइनेटिक एनर्जी की रेशो क्या बनेगी, इनवर्स रेशो। तो आइए जरा सॉल्व करके देखते हैं। कई दफा क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी को E1 भी लिखा जाता है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। E1 ओवर E2 जी, इनवर्स रेशो ऑफ मैसेज M2 ओवर M1। हाँ जी जल्दी से बताइए M2 कितना है डियर स्टूडेंट्स, मास ये आपको नजर आ रहा है, ये है जी 16 डिवाइडेड बाय पहला कितना है 4,
तो डियर स्टूडेंट्स ये 4:1 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए अब कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि इस टॉपिक से हमें कैसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला एमसीक्यू आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। लेट्स से आपको डाटा गिवन है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि मास m की जो बॉडी है वो है 2 kg की, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो वेलोसिटी है ये आपको गिवन है और वेलोसिटी है 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, इन मीटर पर सेकंड। और डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इस मास m की बॉडी जिसकी वेलोसिटी गिवन है इसकी बताइए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह के डाटा को देख के अक्सर परेशान हो जाते हैं कि सर ये वेक्टर फॉर्म के अंदर वेलोसिटी क्यों दी है, क्योंकि हमने तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है और फॉर्मूला होता है 1/2 mv², उसमें तो स्पीड है जैसे आपने लेक्चर में बताया था। तो डियर स्टूडेंट्स याद कीजिए, मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो वेलोसिटी है ये एक्चुअली इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं, हम इसे ऐसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी है तो हम इसे यूं लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको तो चाहिए स्पीड, तो स्पीड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाद में उसका स्क्वायर ले लेंगे। ये जो आपको वेक्टर गिवन है डियर स्टूडेंट्स, इसकी जरा हम मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करें डियर स्टूडेंट्स, तो मैग्नीट्यूड आपको याद होगा हम ऐसे निकालते थे x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी 4² प्लस 3²। 4² क्या हो गया 16, 3² क्या हो गया 9, 16 प्लस 9 25। तो डियर स्टूडेंट्स यू नो दैट √25 ये आ जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये अब आपके पास आ गई स्पीड। अब फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है स्टूडेंट्स। 1/2 एज इट इज आ जाएगा। मैस कितना है स्टूडेंट्स, मैस है 2, ठीक है। और स्पीड आप लोगों ने निकाल ली, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड जो कि कितनी है 5, इधर आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर, तो 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। फर्दर ये देखें, आप जब यहां से सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर लें डियर स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर लेंगे ये आपके पास आ जाएगा 25, और 25 जो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा, यानी ये हमारी रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी है। आइए जरा एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जल्दी से, बल्कि ये मेरे सॉल्व करने से पहले आप ये सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यू हमें ये गिवन है कि एक बॉडी मूविंग है, ठीक है, उसका मास है 0.5 kg, ये पहली इंफॉर्मेशन गिवन है। और डियर स्टूडेंट्स, इस मूविंग बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमें गिवन है और ये है जी 49 जूल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी ऑफ मास m, ठीक है जी। एक मास m की बॉडी है, मूविंग है डियर स्टूडेंट्स, मास 0.5, काइनेटिक एनर्जी 49, मोमेंटम बताइए। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा, मोमेंटम इज इक्वल टू √2 m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी एमसीक्यू के अंदर एक और चीज बता देता हूं, क्योंकि बॉडी अगर सेम बॉडी हो ना, उसका मास कांस्टेंट हो, तो फिर मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ √ में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस फैक्टर को भी आपने याद रखना है। तो आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जब इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा P इज इक्वल टू √ ये देखें 2 एज इट इज, मास कितना है 0.5 को स्टूडेंट्स मैं 1/2 लिख सकता हूं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी कितनी है 49, तो देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, √49 डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 7। तो ये जो मोमेंटम है डियर स्टूडेंट्स इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन सेकंड, या डियर स्टूडेंट्स आप इसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स लास्ट में अगर काइनेटिक एनर्जी से आपको कोई सिंपल से रिलेशंस पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि अगर मास को डबल कर दिया जाए, ठीक है, और स्पीड को हाफ कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, न्यू काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी डियर स्टूडेंट्स आपको
पूछे जा सकते हैं। तो ये आप सिंपल रिलेशन से करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² से। अब डियर स्टूडेंट्स एक और छोटा सा पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। ये देखें, लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है जी, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मेरे पास है वर्क, और वर्क की जगह एनर्जी भी हो सकता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपके पास है टाइम डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपको ये ग्राफ इस तरीके से गिवन है, दिस इज स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स अगर वर्क टाइम ग्राफ आ जाए, एनर्जी टाइम ग्राफ आ जाए, और मैं आपसे ये पूछूं कि स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से बता दीजिए कि ये जो ग्राफ है इसकी स्लोप किसे रिप्रेजेंट करेगी। ये बात आपको एमसीक्यू में पूछी जाएगी, तो आइए जरा जल्दी से इसकी स्लोप देख लेते हैं। अब इसकी स्लोप आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप पॉजिटिव होगी, कांस्टेंट होगी। स्लोप है जी डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब फर्दर आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर वर्क या एनर्जी है, आप लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो स्लोप है ये एवरेज पार को डिस्कस कर रही है, मतलब एनर्जी टाइम या वर्क टाइम ग्राफ की जो स्लोप है ये बेसिकली किसे डिस्कस कर रही होगी, ये डिस्कस कर रही होगी एवरेज पार को। तो ये एक एमसीक्यू है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब डियर स्टूडेंट्स एक और बड़ी जबरदस्त आपको बात बताता हूं। ये देखें जरा, आपने ना काइनेटिक एनर्जी का भी एक रिलेशन पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, एमडी-कैट के स्टूडेंट्स के लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज ही यही होती है कि जब किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर स्केयर आ जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखें, ये रिलेशन आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। देखें मैं एक ही बॉडी के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, लेट्स सपोज अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, तो मोमेंटम के स्केयर का मास के साथ क्या रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं तो ये बन जाएगा मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, ठीक है। ये दो रिलेशंस याद रखने हैं और आपको इसकी कंडीशन भी पता होनी चाहिए। ऐसा कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये जो आपको पहले ए वाला ग्राफ नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें जरा, मैं कहता हूं कि वर्टिकल एक्सिस पे आप p² ले लें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप अगर मास को कंसीडर करें तो फिर इसका जो ग्राफ होगा स्टूडेंट्स वो ऐसे आएगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। देखें कितना आसान ग्राफ है, सिंपल है। प्रॉब्लम तब होती है डियर स्टूडेंट्स कि जब आपको यह कहा जाए कि अगर किसी एक मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है जी, तो फिर आप ये रिलेशन कहते हो ना, p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डिफरेंट बॉडीज हैं, डिफरेंट बॉडीज की बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंट मास की बॉडीज, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो अब मास और मोमेंटम के स्केयर का डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि भाई जल्दी से ना मुझे ग्राफ बता दीजिए, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस पे जस्ट मोमेंटम है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जस्ट मास है। जी डियर स्टूडेंट्स, पहले ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है ना, p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो सिंपल है, आपने एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब ऐसा नहीं है, अब ग्राफ बेंड होगा, क्योंकि देखें एक स्केयर है, एक पावर 1 है, तो ऑब्वियसली पैराबोलिक टाइप कोई चीज बनेगी, ग्राफ की शेप ऐसी होगी। तो स्टूडेंट्स आप में से बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, इस तरह के ग्राफ्स की क्रैमिंग करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूं, लॉजिकली समझाता हूं कि ग्राफ किस एक्सिस की तरफ बेंड होगा, क्यों बेंड होगा। डियर स्टूडेंट्स चाहे आप वर्टिकल एक्सिस पे सिर्फ मोमेंटम की वैल्यूज ले लें, सिर्फ मास की वैल्यूज ले लें, देखें भाई इन दोनों को रिलेशन जो डिफाइन कर रहा है वो तो ये वाला रिलेशन है ना, इसको नहीं छोड़ना हमने, ये बात याद रखिएगा। चाहे आप मोमेंटम पे मतलब वर्टिकल एक्सिस पे मोमेंटम के स्केयर की वैल्यूज नहीं ले रहे, जस्ट मोमेंटम की वैल्यूज ले रहे हैं, लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर पावर से नहीं बनेगा, वो ओरिजिनल रिलेशन से बनेगा। तो ओरिजिनल रिलेशन जरा देखें, वो आपके सामने है। अब मैं एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस करवा के देता हूं, एक चीज बताता हूं। ये देखें, यहां पे लिखेंगे p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए जरा देखते हैं, ये जस्ट मैंने अपनी आसानी के लिए किया ताकि आपको डायरेक्ट बात समझ आ जाए। स्टूडेंट्स अगर मोमेंटम की वैल्यू 1 होगी तो 1 का स्केयर ले, मोमेंटम का स्केयर भी क्या हो जाएगा 1। अच्छा, इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है जितने टाइम्स p² इंक्रीज होगा उतने ही टाइम्स मास इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ये मतलब है, यानी जितने टाइम्स p² उतने टाइम्स मास। मोमेंटम की वैल्यू 1 एज्यूम की, 1 का स्केयर 1, तो मास भी लेट्स से 1 आ गया। समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अब डियर स्टूडेंट्स 2 अज्यूम करके देखते हैं। अगर मैं मोमेंटम को करता हूं 2
तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब अगर ये 4 है तो मास भी कितना हो जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए जरा देखते हैं, मोमेंटम कर देता हूं 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है जी। पी स्क्वायर 9 टाइम्स हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 9 टाइम्स हो जाएगा। आइए जरा 4 करके देखते हैं। जब 4 करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ेगा, ये 16 टाइम्स हो गया, तो ये भी कितना होगा 16 टाइम्स। अब गौर कीजिए, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ये मोमेंटम की वैल्यूज लेनी चाहिए कि पी स्क्वायर की वैल्यूज लेनी चाहिए। आप कहेंगे सर ये वैल्यूज यहां पे, ये वाली वैल्यूज वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएंगी। और इस रिलेशन से, ये जो मैंने अभी रिलेशन आपको करके दिया डियर स्टूडेंट्स, इस रिलेशन में जो मास की वैल्यूज आ रही हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाएगी। जरा देखें, अब जस्ट पी स्क्वायर को मैं छोड़ रहा हूं, जस्ट पी देखें, मोमेंटम देखें और मास देखें आप, इसके अलावा और आपने कुछ नहीं देखना। मोमेंटम की वैल्यू 1, मास की 1, मोमेंटम की वैल्यू 2, मास की 4, रैपिड इंक्रीज आ रहा है। मोमेंटम की वैल्यू 3, मास की 9, मोमेंटम की वैल्यू 4, मास की 16। तो ज्यादा चेंज किसकी वैल्यूज में आ रहा है? क्या मोमेंटम की वैल्यूज में ज्यादा चेंज आ रहा है स्टूडेंट्स, या मास की वैल्यू में चेंज आ रहा है? मास की वैल्यूज में चेंज ज्यादा आ रहा है। तो जिधर चेंज ज्यादा आता है, आपने सीखा था ना स्लोप में, ग्राफ उस तरफ बेंड कर जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ बनेगा एक्चुअली वो कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस। अब कई बच्चे नहीं मानते, कहते हैं सर ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए जरा इस बात को जस्टिफाई कर लेते हैं। जस्टिफाई करने के लिए क्या कीजिए, आप यहां पे ना 2 पॉइंट्स ले लें अपनी मर्जी से, ऐसे, ठीक है। तो ये किसका चेंज आ जाएगा, ये मास का चेंज आ जाएगा। ये जो आपको पूरा शेडेड रीजन नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, बताओ किसका चेंज है? मास का चेंज है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आप वर्टिकल एक्सिस के ऊपर भी देखें, ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। ये किसका चेंज है डियर स्टूडेंट्स? ये मोमेंटम का चेंज है। अभी आपने खुद यहां पे जस्टिफाई किया, सीखा कि किसकी वैल्यूज में ज्यादा चेंज आ रहा है, मास की वैल्यूज में ज्यादा चेंज आ रहा है, इसलिए ये ग्राफ इस तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यही कॉन्सेप्ट आपका सिंपल पेंडुलम पे भी लगता है। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ। स्टूडेंट्स इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो अब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कि क्या इस तरह का ग्राफ कोई बनता है या नहीं बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यू आपके सामने है। ये एक बहुत कॉमन और एक बहुत ज्यादा पूछने वाला एमसीक्यू है जो मैंने यहां पे लिखा है, जिसकी स्टेटमेंट ये है, इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इसका शॉर्टकट पूछते हैं, इसको सॉल्व करने की टेक्निक को पूछते हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से डील किया जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, मैं ये लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। एक वर्ड यहां पे बड़ा है, मैं इंक्रीज्ड बाय, इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम इनिशियली कुछ ना कुछ है, उसमें 20% इंक्रीज लेके आए आप, इसका ये मतलब है। अब मुझे तो ये नहीं पता कि इनिशियली मोमेंटम कितना है, तो अगर ना पता हो कि इनिशियली मोमेंटम कितना है तो उसे 100% या 1 अज्यूम करते हैं। तो अब ये 20% है, तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, इनिशियल मोमेंटम को मैं 100% अज्यूम करूंगा या 1 अज्यूम करूंगा। 1 अज्यूम कर लें या आप उसे कितना अज्यूम करेंगे, 100%। अच्छा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और बात, मोमेंटम में 20% का इंक्रीज आया है। 20% का मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज आया है 0.2 का। अब जरा देखें, ये एक जनरल रिलेशन बता रहा हूं और एक बड़ा कॉमन सा सोल्यूशन करके दे रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। पहले जो मोमेंटम है मैंने उसे 1 अज्यूम कर लिया, प्लस इसमें इंक्रीज कितना है 20%। 20% का मतलब है 0.2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहां पे आ गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये 1.2 बनेगा। 1.2 का स्क्वायर लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1.44 डिवाइडेड बाय 2m। तो स्टूडेंट्स इसमें से ये देखें ना, मैं 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m सेपरेट कर देता हूं और यहाँ पे आ जाएगा 0.44। अगर इस फैक्टर को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कहेंगे सर इंक्रीज कितने का आया,
44% का आया। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप जरा गौर से देखें, ये तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ना, तो इंक्रीज इतने का आया है 0.44 टाइम्स का, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हर बच्चे की कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो 1.2 का यहाँ पे स्क्वायर आया था ना, तो इस स्क्वायर को क्या कर ले, एक्सपेंड कर ले। तो ये इसका एक मैथमेटिक्स के लिहाज से सोल्यूशन बनता है। और बहुत से लोग, बहुत सी बुक्स आपको इस तरह का सोल्यूशन देती हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये निकालें, फाइनल ये निकालें, फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन के जरिए करके इतना लेंथी सोल्यूशन करके फिर आपको बताते हैं। क्यों ना डियर स्टूडेंट्स इसका एक छोटा सा शॉर्टकट बना लिया जाए। तो इसका जो शॉर्टकट है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो ये है डियर स्टूडेंट्स। शॉर्टकट को जरा नोट कर लीजिए। शॉर्टकट है परसेंटेज, एरो अपवर्ड का मतलब है इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम प्लस एन स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैं जरा इसे हाईलाइट कर देता हूं। ये जी शॉर्टकट आपके सामने है जो कि आपने आज के बाद यूज करना है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 2 भी समझ में आ गया, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम वो गिवन है 20%, सर एन नहीं समझ में आ रहा। तो आइए जरा अब सिखाता हूं कि एन क्या चीज है। स्टूडेंट्स ये 20% है ना, तो इस 20% को मैं आपके लिए जरा देखें दोबारा से ऐसे लिख रहा हूं। ये जरा गौर से देखें, 20% की बात हुई है ना, मैं लिखूंगा 20%। इसका मतलब है 20 डिवाइडेड बाय 100, 0 से गया 0.2। डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, यहां इस तरह बात कर लें सिंपल वर्ड्स में कि जब आप 20% को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं 0.2 आ गया, डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होगा, चाहे वो 0 भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है वो आपका n है। आइए अब जरा यहां पे वैल्यू अप्लाई करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये 2 एज इट इज आ जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये 20% आ जाएगा प्लस, हाँ जी 20% में n कैसे निकाला है, ये 20% है, इसे सारा हमने सॉल्व किया तो पता चला कि ये आपका जो 2 है ये n है। अब n कितना है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 40% प्लस 4, तो ये आ जाएगा 44%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कई बच्चे अभी भी परेशान होंगे, नहीं सर ये एक दफा और बताएं, तो ये लें जी 30% कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। 30% का मतलब होगा 30 डिवाइडेड बाय 100, 0 से गया ये आ गया 0.3, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो 3 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप n की जगह 3 यूज करोगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से चलते जाओगे। ये है जी एक शॉर्टकट इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब कई बच्चे कहते हैं सर अगर ऐसा हो, इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीज्ड बाय, डिक्रीज की बात हो रही है, तो फिर आप क्या करें, जस्ट ये प्लस को माइनस कर दें। तो उसका शॉर्टकट भी जरा माइंड में रखिएगा, वो ये है परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम प्लस एन स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका एक शॉर्टकट है। ठीक है, सॉरी बल्कि यहां पे प्लस नहीं आएगा, दिस विल बी नेगेटिव साइन, ये करेक्शन कर लीजिए, यहां पे नेगेटिव साइन है क्योंकि मैं डिक्रीज की बात कर रहा हूं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके 2 शॉर्टकट्स हो गए, इन्हें जरा अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा कि इन्हें कैसे यूटिलाइज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आज का ओवरऑल लेक्चर था जिसमें आपने पार को सीखा, आपने काइनेटिक एनर्जी को देखा, काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंट रिलेशंस को देखा, आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो डियर स्टूडेंट्स उसे जरूर डिस्कस कीजिएगा और टेक्स्ट बुक से अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़िए। ठीक है, आप शॉर्ट क्वेश्चंस को रीड आउट करें, स्पेशली काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप टेक्स्ट बुक की एग्जांपल्स देखें, पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करने के लिए टेक्स्ट बुक की एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स को देखें और उन्हें सॉल्व कीजिए। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।